नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास का चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता का MCQs लगाएंगे। इसमें टोटल आपको 51 MCQs होगा। इससे पहले हमने 2 चैप्टर, पहला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा चैप्टर है। इसमें टोटल आपको 6 टॉपिक होगा जो निम्नलिखित है। पहला टॉपिक है उद्भव एवं विस्तार, दूसरा टॉपिक है नगर नियोजन, तीसरा टॉपिक है प्रमुख स्थल है। उसके बाद है आर्थिक कारण पढ़ेंगे, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, उसके बाद धार्मिक कारण हो जाएगा, राजनीतिक कारण होगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कला एवं संस्कृतियाँ। यह कला एवं शिल्प, नगर नियोजन कैसे थे, उसके बाद से सड़कें कैसी बनी हुई थी, वहाँ पर और सब क्या क्या व्यवस्थाएं थी सामाजिक रूप से, और लास्ट में देखेंगे सभ्यता का पतन कैसे हुआ। काहे कि कोई भी सभ्यता आता है तो उसका पतन निश्चित होता है। आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कोई सभ्यता ही नहीं है या ऐसा कोई शासक वर्ग ही नहीं है जिसका पतन नहीं हुआ हो। चाहे आप मौर्य देख लें, गुप्त देख लें, कुषाण देख लें, सातवाहन ले लें, मतलब जो भी है, ब्रिटिश एम्पायर तक देख लें, सबका पतन निश्चित है। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, तानाशाही हो, सबका पतन है। तो ये जो लोकतंत्र अभी चल रहा है, तो एक तरह से इसका भी एक दिन पतन जरूर आएगा। चाहे उसमें 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, कोई एक ऐसा तरीका जरूर आ जाएगा जिसको लोग अपनाएंगे और लोकतंत्र को उखाड़ को फेंक देंगे। जैसे पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र को उखाड़ के फेंका गया, तो समाजवाद आया, लोकतंत्र आया। ठीक ऐसे ही 100 साल, 200 साल या 500 साल भी लग सकता है। ये लोकतंत्र को उखाड़ को फेंकना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि सर्वोपरि है, सबसे बेटर ही लोकतंत्र है, नहीं, इससे भी बेटर। पहले राजतंत्र था तो उस समय के लोग राजतंत्र को ही बेटर मानता था, लेकिन लोकतंत्र आया ना, वैसे ही कोई और अच्छा आ जाएगा। ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खरा खत्म हो जाएगा। चलिए, ये हुआ टॉपिक के बारे में। सब हम जानते हैं कि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट होंगे, ये विद्यार्थी या दोस्त होंगे जो टियर 3 के एग्जाम दे दिए होंगे। ठीक है, तो उसका यूट्यूब पे कट ऑफ भी आप लोग मिला ही लिए होंगे। तो ऐसा है कि मान लीजिए अगर BPSC आयोग डालेगा अपना कट ऑफ आंसर की, तो 2-3 नंबर ही आगे पीछे होगा। तो बहुत सारे लोग कट ऑफ के नज़दीक आ ही गए होंगे। मान लीजिए पिछला बार 9-10 में 80 या 82 गया होगा कट ऑफ, तो खूब जाएगा तो 2 नंबर आगे जाएगा, 2 नंबर पीछे जाना चाहिए। SST का हम बात कर रहे हैं। तो जितना लोग, किसी का 85 होगा, किसी के 86 होगा, वो एकदम सेफ रेंज में होंगे, वो एकदम निश्चित होंगे। और जिनका अगर 80 से कम है, 75 से कम है, 70 से कम है, वे लोग बिना देर किए टियर 4 में लग जाएं, क्योंकि अब की बार महाभारत से भी भयानक, समझिए एकदम युद्ध स्तर पर एग्जाम होगा। बहुत सारे नए कैंडिडेट जुड़ेंगे और पुराने कैंडिडेट भी इसमें रहेंगे। तो समझिए युद्ध स्तर पर एग्जाम होगा, तो युद्ध स्तर पर आपको क्या करना होगा, तैयारी भी करना होगा। ठीक है, वो अब जो तैयारी कर लिए वो रिवीजन करें और MCQs लगाएं। हम भी एस्पिरेंट ही हैं, ठीक है, हम भी तैयारी किए हुए हैं, तो हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। एक एक चैप्टर का और उसका MCQs लगाते चलेंगे। ये जो MCQs एकदम BPSC टियर 3 के लेवल पे हार्ड है, हम बोल रहे हैं हार्ड MCQs है। आप रिवीजन किए होंगे तभी समझ में आएगा, या पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक ही कारण है रिवीजन का, NCERT जो है 6 से 12 तक हिस्ट्री का टोटल पढ़ जाइए, पॉलिटी टोटल पढ़ जाइए। एक बार नहीं, कम से कम मिनिमम 5 बार पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन। तब आपको कंसेप्ट दिमाग में जाएगा क्लियर कि हाँ क्या कह रहा है NCERT। एक बार पढ़ के सोचिएगा समझ में MCQ बनाए नहीं। तो इसलिए आप लोग चैप्टर पढ़िए, डेली एक चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर का MCQ जिसमें से देख लीजिए। जैसे NCERT बुक उठाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिएगा और इसका MCQ बना लीजिएगा। इसमें से बुक में बहुत कम दिया होगा, इसमें बहुत सारा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम डालते जाएंगे, वैदिक काल आएगा, फिर आप भी मेरे साथ साथ ही वैदिक काल पढ़ते जाइएगा और उसका MCQ जिस पे टिक लगा लीजिए, इसको छोड़िए नहीं। ठीक है, क्या है कि आगे समय पर्व त्यौहार आने वाला है, दशहरा आ जाएगा, छठ आ जाएगा,
बस उसमें आप, हम जानते हैं आप नहीं पढ़ पाइएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। फेस्टिवल है हमारा, ठीक है ना, बहुत सारे फेस्टिवल आ जाएंगे, तब काहे ना हम अभी इधर बेसिक क्लियर कर ले और उधर ज़्यादा रिवीजन से रिवीजन करते चलेंगे। इसके बाद हम लूसेंट का 10,000 ये MCQs है उसको हम लगाने वाले हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल भी हम कराएंगे, एकदम बिहार स्पेशल वहाँ से हम कराने वाले हैं जहाँ से सीधा सीधा उठा के मौर्य वंश में कम से कम 15 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम प्रूफ के साथ कराने वाले हैं आपको, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कराएंगे, टोटल जो यहाँ से लड़ा है ना वो सब मतलब हम कराएंगे। उसके पहले बेसिक तैयार किया जाए और साथ साथ आप NCERT हम बोल रहे हैं ना, NCERT और बिहार बोर्ड, जो बिहार बोर्ड पढ़ लिए वो NCERT पढ़ेंगे, जो NCERT पढ़ लिए वो बिहार बोर्ड का बुक पढ़ेंगे। PDF नहीं मोबाइल में पढ़ना है, स्पेशल बुक पाना वाला बुक मंगा के भांग भांग के पढ़ना है, ठीक है ना, तबे होगा। सोचिएगा मोबाइल में PDF हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मोबाइल से केवल यूट्यूब पे मतलब वीडियो क्वेश्चन आंसर से ही मतलब रहना है डिपेंड, बाकी कुछ नहीं। चलिए समय ज़्यादा आपका ले लिए, आइए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए इसमें कहाँ से पूछा हुआ है। देखिए इसमें NCERT चैप्टर 6 नगर जीवन का प्रारंभ, आरंभिक नगर, NCERT क्लास 11 कांस्य युग की सभ्यता, उसके बाद से ओल्ड NCERT क्लास 11 हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग सभ्यता, फिर न्यू NCERT क्लास 12 ईंट मनके तथा अस्थियां। देखिए इतना चैप्टर आपका है, बस उससे पूछा हुआ है, निचोड़ है, समझे, एक जगह हम निचोड़ ले आकर दे रहे हैं आपको, इत्मीनान से इसको देखते चलिए। तो चलिए हमारे सामने पहला प्रश्न है, टॉपिक पहला है उद्भव में विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का या इसको हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विस्तार कब हुआ, मतलब उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि MCQs लगाएंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर का खोज हुआ था, ठीक है। घर में बड़ लड़का जो जन्म ले लेता है ना, उसी के नाम से माता उसके पापा को बुलाती है, ठीक है। जैसे ये बड़ है तो हम लोग उसी के नाम से न बुलाएंगे, हड़प्पा पहले खोजा गया है। तो पहला प्रश्न है, किस सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। देखिए हम आपको सब्सक्राइब करना या लाइक करना नहीं बोलेंगे, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे भविष्य में कि इस चैनल से हमको फायदा होने वाला है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको खुशी मिला हो कि हाँ सर चाहे भैया जो भी हैं, दोस्त जो भी हैं मेरे दिए, अगर हम अच्छा पढ़ाए हैं तो एक लाइक एक कमेंट डाल दीजिएगा, यही तो गिफ्ट है, दूसरा क्या है, बस आप पे डिपेंड है। लगे कि भविष्य में इस चैनल से हमको फायदा होगा तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए पहला है कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता, लौह युगीन आर्य सभ्यता, ताम्रपाषाणिक महापाषाण सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका हो जाएगा कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग समझ रहे हैं। देखिए ये भारत हो गया, तो हई जो एरिया है ना पश्चिमोत्तर हो गया, हई एरिया, जैसे पश्चिम और उत्तर, पूर्व और दक्षिण, तो पश्चिम और उत्तर के कोना वाला एरिया को पश्चिमोत्तर बोलेंगे। उसके बाद से उत्तर पूर्व, तो उत्तर और पूर्व के कोना वाला का उत्तर पूर्व बोलेंगे, हई एरिया। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व के कोना वाला एरिया को दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोलेंगे ना, तो दक्षिण जो आएगा उसके ओर झुकाव तनी ज्यादा होगा, अब पश्चिम हो गया, इस तरह का होता है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम टीन तथा तांबे को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया था, इस चीज को मिला लीजिएगा, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में जितने भी संस्कृतियों का विकास हुआ था, इनमें हड़प्पा संस्कृति कहीं अधिक विकसित थी। ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि का अर्थ उस युग से है जब पत्थर और तांबे का प्रयोग बहुतायत में होने लगा था। ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, दोनों को मिलाकर हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति के पहले की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि कारण पूछ रहे। देखिए प्रश्न का क्वेश्चन का लेवल चेंज है, भाषा चेंज है और ऑप्शन चेंज है। हम लोग Tier 3 में देख ही लिए हैं किस तरह का पूछा है, तो उसी स्तर पे हम लोग लगाएंगे इसको। पहला है सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, पहला चीज।
सर्वप्रथम इसकी खोज पंजाब प्रांत में स्थित सिंधु घाटी के नदी के तट पर हुई थी। इसका संबंध प्राक हड़प्पीय संस्कृति से था। इसका संबंध झुकर संस्कृति से था। तो हमको जहां तक हो इसका ऑप्शन ए लग रहा है, सॉरी, हड़प्पा। सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, जो रावी नदी के तट पे था, सिंधु नदी के तट पे नहीं था। ठीक है, तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दयाराम सैनी द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसे प्राचीन सभ्यता का विशाल सिंधु घाटी से अलग क्षेत्रों में होने के कारण एक विशिष्ट पहचान के लिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 है। ठीक है, विस्तार से संबंधित करना है। इसके उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को के मांडा तक है। ठीक है, दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक है। पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक है। पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक है। इसका सही कथन खोजना है। तो 1, 2, 3 तो सही लग रहा है, लेकिन ये चौथा नहीं है। ठीक है, आलमगीर तक है। आलमगीरपुर जो है ना, वहां तक है। हिंडन नदी है। ठीक है, गंगा नदी घाटी नहीं है। तो इसका हो जाइए, देखिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में 1, 2, 3 कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक है, लेकिन पूर्व में मेरठ तक है। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार आकार का है तथा इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख बोल सकते हैं। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। असत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर पर आलमगीरपुर तक है। बोले है ना, आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख अवस्थाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो हो जाएगा धौलावीरा, राखीगढ़ी, रंगपुर या रोजदी। तो हो जाएगा इसका आंसर धौलावीरा और राखीगढ़ी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा तथा राखीगढ़ी नामक स्थल से हम सभ्यता के तीनों प्राक, हड़प्पा और उत्तर माने बीतता हुआ, प्राक माने शुरुआती, हड़प्पा बीच का अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती हड़प्पा, बीच का हड़प्पा और अंतिम हड़प्पा कहाँ से मिला है? साक्ष्य धौलावीरा और राखीगढ़ी से मिला है। ठीक है, यही चीज कह रहा है। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल गणेश्वर जो राजस्थान में स्थित तांबे आपूर्ति केंद्र था का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो हो जाएगा इसका को आरसी अग्रवाल। ठीक है, तो आरसी अग्रवाल के बारे में देख लीजिए। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल द्वारा वर्ष 1977 में करवाया गया था। गणेश्वर से उत्खनन में ताम्र युगीन उपकरण की प्राप्त हुआ था। ठीक है, यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसे हड़प्पाई स्थलों को तांबा आपूर्ति केंद्र के रूप में जाना जाता था। यह सभ्यता राजस्थान में विकसित हुई थी। इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ से तांबे का बाण तथा मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से काले और नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी नगर योजना पे देखते हैं। टोटल 6 टॉपिक है इसमें। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ें। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था। इस भाग में क्या शामिल नहीं था? ठीक है, क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। तो इसमें क्या शामिल नहीं था आपको? सार्वजनिक भवन था, उसके बाद से धन कोठार था, उसके बाद से आपको गोदीवाड़ा तो लोथल में था, हड़प्पा में गोदीवाड़ा नहीं था। तो 3 एगो हो जाएगा। कार्यशालाएं भी था और श्रमिक आवास नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोदीवाड़ा और श्रमिक आवास नहीं था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता के गढ़ के अंतर्गत सार्वजनिक भवन, धन कोठार तथा कार्यशालाएं शामिल थी। गोदीवाड़ा तथा श्रमिक आवास इसमें शामिल नहीं थे। गोदीवाड़ा की अवस्थिति लोथल तथा श्रमिक आवास की उपस्थिति हड़प्पा में थी। हड़प्पा में धान्य कोठार की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थी और ये नदियों के नजदीक थी। इनमें अनाजों के एकत्रित किया जाता था। चलिए अब 7वां प्रश्न हम लोग मिलाते हैं। 7वां कह रहा है, हड़प्पा नगर की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शामिल नहीं था? 6 क्लास का है। ठीक है, नगरों के घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिलों के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घरों में एक अलग स्नानघर होता था।
कुछ घरों में कुएं थे। तो बी सी डी तो सही है, ए ही सही नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए दिए गए कथनों में से कथन ए हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में शामिल नहीं था, क्योंकि हड़प्पाई नगर में घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिला नहीं बल्कि 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में मकानों के बाहर नाले ढके हुए होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब आइए प्रश्न 8 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य सड़क का करीब 10 मीटर चौड़ा होती थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों के दोनों की ओर मकान बनाए जाते थे। मकानों की नालियां सड़कों की नाली से मिली होती थी। मुख्य सड़क को जनपथ कहा जाता था। कौन सा कथन सत्य है? तो हमको तो जनपथ वाला तो कहीं हम लोग नोट्स में चाहे बुक में चर्चे नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3 सही है, चौथा सही नहीं है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में कथन ए और 2, 3 सही है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी तथा मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर और रंग चढ़ा होता था। मकानों की नालियां सड़कों की नालियों से मिलती थी। इतना तो सही कह रहा है वो चीज बा। असत्य कथन है, क्योंकि सड़क को जनपथ नहीं बल्कि राजपथ कहा जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट 9th नंबर प्रश्न देखते हैं। क्लास 6 चैप्टर 7 का है। हड़प्पाई नगरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मोहनजोदाड़ो तथा धौलावीरा में स्थित है। यह ईंटों के स्थापत्य कार्यों सही है। स्नानागार को जल की आपूर्ति सही है। धार्मिक अनुष्ठानों संबंधी स्नान के लिए जाने तो सही है, लेकिन मोहनजोदाड़ो ठीक था, धौलावीरा में नहीं था। यह कथन आपको गलत हो जा रहा है। गलत ही पूछा है तो गलत ही सही है। ठीक है, दिए गए कथनों में एक कथन सत्य नहीं है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ विशाल स्नानागार से के प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार ये तो उसका बताया लंबाई चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, हौज में डाला जाता था। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान यानी कि धार्मिक कारण जब उस समय आयोजन होता था ना, तो उस समय पंडित पुरोहित लोग नहाता था उसमें आके। प्रश्न 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। चैप्टर 12 न्यू एनसीईआरटी, और ये प्रश्न आपको आईएएस प्री 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और क्लास 12 है, न्यू एनसीईआरटी का है, चैप्टर 1 है। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा में जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया गया था। बांधों की श्रृंखला का निर्माण कर संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। इसकी खोज RS बिष्ट ने वर्ष 1990-91 में की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है। कौन? धौलावीरा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार, अनाज रखने की कोठार था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्लास 11 चैप्टर 7। इसका मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, उसका गहराई भी दिया हुआ है। मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा से भी कोठार के साक्ष्य मिले हैं। तीनों कथन सही, तीनों कथन सही है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हम करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था? देखिए ये भी प्रश्न है 11th के बुक में है, तो हो जाएगा इसका मेसोपोटामिया का, बेबीलोन का, चीन का, मिस्र का, तो ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। इसका ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग।
हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता के भवनों में धूप के सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके विपरीत हड़प्पा सभ्यता में आग में पकाई हुई पक्की ईंट का प्रयोग होता था। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा से मिलता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। यहाँ नील नदी के आसपास की मिट्टी से सांचे में ढालकर ईंटों को बनाया जाता था। इन ईंटों को आग में पकाने के बजाय धूप में सुखाकर प्रयोग में लाया जाता था। इन ईंटों से मकानों का निर्माण किया जाता था। हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा टॉपिक प्रमुख स्थल देखते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको MPPCS प्री 2008 में पूछा हुआ है। चैप्टर 1 है, क्लास 12 का न्यू NCERT का है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। चलो ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का प्रयोग का पता नहीं था, गलत बात है। वो लोग सोना का और तांबा का प्रयोग जानता था लोग। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 सत्य है। व्याख्या इसका देखते हैं। 1 2 सत्य है। मोहनजोदाड़ो वही बता रहा है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जबकि रोपड़ पंजाब और कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा की सड़कों तथा नालियों के निर्माण जाल की भांति ग्रिड पद्धति इसको बोलते किया गया था, जो किसी नियोजित शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। कथन 3 असत्य है, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को विभिन्न धातुएं, धातु कर्म तथा धातुओं के उपयोग का पूरा ज्ञान था। वह सोने, चांदी, तांबा इत्यादि से परिचित थे। तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य निर्माण की भी उन्हें जानकारी थी। ठीक है, अब आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, सिंध क्षेत्र में पूछ रहा है। तो हड़प्पा तो सिंध में नहीं है, पंजाब में है। सुरकोटदा भी नहीं है। मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो सिंध क्षेत्र में है। इसका देखते हैं, बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के सिंध क्षेत्र में अवस्थित स्थल मोहनजोदाड़ो तथा चन्हुदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पे है। वहीं चन्हुदड़ो और मोहनजोदाड़ो से 140 किलोमीटर दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान सिंधु प्रांत में स्थित है। कौन? ये और ये। ठीक है। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तलीय नगर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 15 देखते हैं। मोहनजोदाड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है ना, जितना प्रश्न हम करा रहे हैं इस समझिए हम टॉप चैप्टर वाइज डिटेल करा रहे हैं, यानी कि कहीं कहीं से करा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा और सिलेबस कंप्लीट आपका होते जाएगा। पढ़िए बुक से और मेरा वीडियो देख के एक बार डाउट क्लियर कर लीजिए। मोहनजोदाड़ो के संबंध में विचार करना है। इसका अर्थ मृतकों का टीला है, सही है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। गोदीबाड़ा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है। गोदीबाड़ा मतलब समुद्र तट, जैसे लोथल हो गया, सुरकोटदा हो जाएगा। तो ये हमको गलत लग रहा है। मोहनजोदाड़ो के निचले नगर में आवासीय भवनों के साक्ष्य मिले, सही है। सत्य कथन तो 1 2 और 4 सत्य कथन है, ये इसका ऑप्शन सी। चलिए ठीक है। मोहनजोदाड़ो के संबंध में कथन सही है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। पूछ देगा किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में होता है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। किस तट पे? दाएं तट पे। यह विशाल नगरीय संरचना के निम्न नगरों में आवासीय भवनों का अवशेष प्राप्त हुआ है, क्योंकि गोदीबाड़ा जिसको बंदरगाह मोहनजोदाड़ो में नहीं बल्कि लोथल में स्थित था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16। मोहनजोदाड़ो की नालियों के संबंध में किसने कहा था कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है? तो हो जाएगा इसका अर्नेस्ट मैके होगा इसका। चलिए 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मोहनजोदाड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ था? बृहद आवासीय परिसर, ठीक है। 700 कुओं का साक्ष्य, ठीक है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये भी सही है। जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न, ये प्राप्त नहीं हुआ था मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ था जैस्पर। मोहनजोदाड़ो नामक स्थल से बृहद आवासीय परिसर, 700 कुओं का साक्ष्य तथा कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। जैस्पर की प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से नहीं अपितु हड़प्पा से हुई थी। ठीक है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों
जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। धनी व्यापारी होगा, मार के कोनो हला दिया होगा वहीं पे ना, लेकिन मार के कोनो हलाएगा तो सब छीन लेगा ना। कोई मरा होगा तो उसको याद में उसके साथ दफना दिया गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धौलावीरा की वह अद्वितीय विशेषता कौन सी है जो अन्य किसी भी हड़प्पाई स्थल से नहीं मिलती है? यह नगर का त्रिस्तरीय विभाजन, ठीक है। नगर का द्विस्तरीय नहीं होगा। उन्नत जल निकासी गलत है, त्रिस्तरीय होगा। ये देखते हैं क्यों। धौलावीरा का त्रिस्तरीय विभाजन इसकी अद्वितीय विशेषता है। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय विभाजन अन्य किसी भी हड़प्पा स्थल से नहीं मिलता है। अन्य हड़प्पाकालीन नगर दो भागों में किला या नगर दुर्ग निचले नगर में विभाजित है, किंतु इसमें निम्न 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें 2 भाग आयताकार किलाबंदी से पूरी तरह सुरक्षित, जबकि तीसरा भाग खुला हुआ था। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा के अतिरिक्त वह हड़प्पाई स्थल कौन सा है, दूसरा स्थल जहां 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर बनवाली होगा, ठीक है। आइए देखते हैं का है। कालीबंगा के अतिरिक्त बनावली वह दूसरा स्थल है यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं। पहली संस्कृति प्राक हड़प्पा तथा दूसरी संस्कृति हड़प्पाकालीन है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पूरा स्थल की खोज RS बिष्ट ने वर्ष 1973 में किया था। यहाँ से सिंधु कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की अनेक मुहरें और सिंधु कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मुहरें मिली हैं। बनावली में जल निकासी प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, का अभाव था। चलिए अब 21वां प्रश्न देखते हैं। कूट में बहुत प्रश्न देगा, याद रखिएगा। परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। तो हो जाएगा आपको सब हो जाएगा इसमें परिपक्व हड़प्पा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुरकोटदा गुजरात, ठीक है। चनुदड़ो सिंध, ठीक है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। धौलावीरा राजस्थान नहीं, धौलावीरा गुजरात होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, दिए गए युग्मों में डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा राजस्थान में नहीं अपितु गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने वर्ष 1990-91 में किया था, जो सुरकोटदा गुजरात में अवस्थित हड़प्पा स्थल है। चनुदड़ो सिंधु तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में अवस्थित हड़प्पाई स्थल है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इसको, ठीक है। राखी गढ़ी हो जाएगा आपको, आप भी करिए, ठीक है। वीडियो को रोक के खुद से भी कीजिएगा। राखी गढ़ी है हरियाणा। उसके बाद हो जाएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान हो जाएगा, बलूचिस्तान। कालीबंगा हो जाएगा आपको राजस्थान। चनहुदड़ो हो जाएगा सिंध, ठीक है। तो देखिए 1 का 4 कहाँ है, दुगो में मिल रहा है। चलिए इस दोनों को लॉक करते हैं। मेहरगढ़ हो जाएगा बलूचिस्तान 3, तो यहाँ मिल रहा है, बाकी 3 कहीं नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्तीय स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1959 में सूरजभान ने किया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह प्राक हड़प्पा पूरा स्थल की खोज इस पाक, ठीक है। इसकी खोज देखिए कौन किया था, अमलानंद घोष ने 1953 में किया था। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1935 में मैके महोदय ने किया था। यहाँ से झुकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 24 प्रश्न है, देखिए कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, पूछना है। हलरेखा कुंड, कालीबंगा, जौ के साक्ष्य बनावली, चावल के अवशेष धौलावीरा या अग्निकुंड लोथल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल के साक्ष्य धौलावीरा, यही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। दिए गए युगों में सी सही नहीं है, क्योंकि चावल के अवशेष धौलावीरा से नहीं बल्कि रंगपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज वर्ष 1931 में M.A. वॉट्स, उसके बाद से M.S. वॉट्स और वर्ष 1953 में S.R. राव ने किया था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक आदि हैं। यहाँ सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा और न ही मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पाई स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरतुघोई सुदूर अफगानिस्तान में स्थित था। सुरतुघोई लाल रंग के लाजवाब पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। लोथल कार्नेलिया के लिए प्रसिद्ध था। खेतड़ी अंचल राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य खोज रहा है, यानी कि इसमें से गलत कथन खोज रहा है। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही लग रहा है। ये आपको लाल लाजवर्त के लिए प्रसिद्ध नहीं था सुरतुघोई, यानी कि गलत कथन हो जाएगा। आपको 2 गलत कथन है, डिस्क्रिप्शन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पाई स्थलों में कथन 2 असत्य है, क्योंकि सुरतुघोई लाल रंग के लाजवर्त पत्थरों के वरन नीले रंग के लाजवर्त के लिए था। ठीक है, लाजवर्त मणि के लिए प्रसिद्ध है। इसका आयात जो होता था, इम्पोर्ट, हड़प्पावासी सुदूर अफगानिस्तान में स्थित सुरतुघोई से करते थे। यह हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ स्थित सर एस संघ की खानों से लाजवर्त मणि प्राप्त की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से टीन तथा सोना ही प्राप्त होता था। सुमेलित कीजिए। ठीक है, 12th का है, चैप्टर 1 है। व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन, ठीक है, 1946 हो जाएगा। हाँ, 1946 हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, एस आर राव द्वारा लोथल का उत्खनन 55 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर एस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन हो जाएगा, आपको 1990 में हो जाएगा। ठीक है, 4। और एम आर मुगल द्वारा बहावलपुर में खोज का आरंभ 1974, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले। ठीक है, कह रहा है, मार्टिन व्हीलर ने वर्ष 1946 में हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड मार्टिमर व्हीलर की रचना है, जो वर्ष 1961 में प्रकाशित हुई। एस आर राव के द्वारा वर्ष 1955 में लोथल में खुदाई प्रारंभ करवाई गई थी। एस आर राव ने विलुप्त शहर द्वारिका के संदर्भ में द लास्ट सिटी द्वारिका नामक पुस्तक की रचना किया था। एस आर बिष्ट ने वर्ष 1990 में धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ करवाया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है। एम आर मुगल पाकिस्तान के पुरातत्वविद तथा इतिहासकार हैं, जिन्होंने वर्ष 1974 में बहावलपुर में अन्वेषणों को प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है अब आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रश्न हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य कथन खोजिए। असत्य, इस तरह का प्रश्न आएगा ना, असत्य पूछ रहा है तो चुपचाप ऑप्शन में सत्य सही खोजिए। सही खोजिएगा, गलत भेटा जाएगा, गलत ही आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पाई लोगों में लोहों का ज्ञान था। लोहा कहाँ से ज्ञान था? लोहा तो आपको वैदिक काल के लगभग हुआ था। इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पता चल गया ना, बी गलत है। हड़प्पा कथन भी सत्य है, क्योंकि हड़प्पा लोगों को ज्ञान नहीं था। भारत में लोगों का ज्ञान वैदिक काल 1000 से 800 ईसा पूर्व में लोगों को हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना, देखिए 1 2 3 4 को धातु के नाम याद कर लीजिए। वे टीन तथा तांबे को मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। मिश्र धातु है, यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब 28वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ पे कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि टेक्नोलॉजी, यानी कि किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करते थे खेती करने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग होता था, गलत हो जाएगा। हल को बैलों के द्वारा चलाया जाता था। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। लोहा ज्ञान नहीं था तो लोहा का प्रयोग कहाँ से करेगा लोग। कथन पूछ रहे कौन सत्य नहीं, तो पहले के सत्य है लोहा वाला। ठीक है, इसका तो प्रारूप आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। सही है, मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए देखते हैं मेलुहा मतलब क्या हुआ। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ से प्राप्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लेखों में दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के विवरण मिलते हैं। मेलुहा की पहचान हड़प्पा सभ्यता से। इस स्थल से बाह्य व्यापार फारस की खाड़ी इस नगरों से होता था।
30 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर हड़प्पाई चित्र अंकित मिले हैं? हो जाएगा आपको बहरीन हो जाएगा इसका, ठीक है। बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र अंकित मिलते हैं। बहरीन को मेसोपोटामियाई लेखों में दिलमुन कहा गया है। दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हड़प्पा का बहरीन के साथ व्यापार संबंध था। फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर का तात्पर्य ऐसी मोहर से है जिसमें फारस की खाड़ी को चित्र के रूप में अंकित किया जाता था। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, हड़प्पाई लोगों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाट का निर्माण चट तामक पत्थर से होता था, सही है। बाट निशान रहित तथा घनकार थे, सही है। इन बाटों का निचला मानदंड दशमलव प्रणाली पर था, नहीं, दशमलव प्रणाली पे नहीं था इसका, ठीक है। इनका था 1, 2, 5, उसके बाद से ऐसे ही 18, 16, 32 इसी तरह पे था, कोई नहीं, सी होगा इसका गलत। चलिए 32 प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विदेशी तथा आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, ठीक है। व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था, ठीक है। यहाँ का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, चलिए ठीक है। अब इसको सत्य कथन खोजना है, तो इसमें 1 और 3 सत्य है। धातु की मोहरों का प्रयोग नहीं होता था। आइए देखते हैं क्या होता था। हड़प्पा के अंतर्गत होने वाले समय कथन 1, 3 सही है। आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे वस्तु विनिमय समझते हैं, आज भी गांव में कभी कभी जाइएगा तो गेहूं ले जाके लोग चावल लाता है, गेहूं ले जाके लोग आलू लाएगा किराना दुकान में, अनाज बदल के उसका या तो उसका पैसा ले लेगा लोग, अच्छा उसका सामान ले लेगा, इसी को वस्तु विनिमय बोलते हैं, ठीक है। धातु का बल्कि, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए धातु का नहीं बल्कि वस्तु वो के आदान प्रदान का प्रयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न 33 प्रश्न, सिंधु सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री पूछ रहा है, तो हो जाएगा जौ और गेहूं, मांस, मछली, उसके बाद अमरूद और केला। अनार और केला, अनार का चर्चा नहीं है, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देख लीजिए। गेहूं, मांस, मछली, अमरूद और केला का प्रयोग होता है। जौ और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ मटर, तिल, सरसों, खरबूजा, तरबूजा का भी प्रयोग होता था। हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत धौलावीरा से है, गलत है। कालीबंगा से घोड़े के अस्थि पंजर। हड़प्पाई लोग कुबड़ वाले सांड को अप्रिय मानते थे, ये गलत है। कथन ए सही है, ए इसका। हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कथन ये सत्य है। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। गाय और घोड़े के पालतू बनाए जाने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदाड़ो तथा लोथल से एक मूर्तिका यानी मिट्टी का, टेराकोटा मतलब मिट्टी के पका के बनाया गया खिलौना से है। बाह्य आक्रमण का प्रतीक माना गया। यहाँ से कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड को संस्कृति में विशेष महत्व था। आइए 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 का है। तांबा आपको राजस्थान से मिलता था, सोना कर्नाटका से मिलता था, टीन आपको गुजरात से और बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रचलित थे? तो हो जाएगा इसमें नागेश्वर एवं बालाकोट। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। नागेश्वर जो गुजरात में है तथा बालाकोट पाकिस्तान के दो ऐसे क्षेत्र थे जो शंख से निर्मित होने वाली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों समुद्र के किनारे स्थित थे। ये शंख से बनी वस्तुएं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पचिकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से बनी वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। नेक्स्ट 37 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के सामुद्रिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आपको लोथल से गोदी तथा डॉक यार्ड का खोज हुआ, यानी बंदरगाह जहाँ से जहाज उतरता है। एक मोहर पर जलायान का चित्र है।
आयातित वस्तुएं की बहुतायत में उपस्थिति है, बहुत सारा वस्तुएं मंगाया जाता है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों के वाणिज्यिक संबंध। तो ये तो सही था, यो सही है, यो सही है, यो सही है। जलयान का नहीं मिलता है, ठीक है। विकल्प में दिया गया तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के समुद्र व्यापार से संबंधित नहीं है। समुद्र से व्यापार जो करता था उसके बारे में सही गलत पूछा है, तो गलत पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर पर जलयान के चित्र मिलना सामुद्रिक व्यापार से संबंधित गतिविधियों का द्योतक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक आवागमन के लिए नाव का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड, जिसको बंदरगाह भी कहते हैं, कि साक्ष्य मिला है। पश्चिमी एशियाई देशों से संपर्क तथा आयात में मंगाने वाला वस्तुओं के बहुतायत में हड़प्पाई स्थलों पर उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामुद्रिक व्यापार से संबंध था। पूर्व पूछ रहा है। 38 प्रश्न। लगभग 7000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम किस, तो ये हो जाएगा आपको मेहरगढ़ होगा, इसका सीधा सा आंसर है। 39 प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में सावधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सावधान के अंतर्गत मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। 1980 के दशक में बनावली से मिले एक सावधान में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो कथन 1 सत्य है, ठीक है, बी गलत है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहले देखिए कारण देख लेते हैं। कथन 2 असत्य है क्योंकि 1980 के दशक के मध्य में बनावली से नहीं बल्कि हड़प्पा से मिले एक सावधान में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था, ठीक है। बाकी देखिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सावधान के अंतर्गत मृतकों को गड्ढों में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यह आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत आता था। इस प्रक्रिया में शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए खुलों में छोड़ दिया जाता था। उनके खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को गर्तों में दफना दिया जाता था। 40 नंबर प्रश्न है, आपको 12th का बुक है, चैप्टर 1 है। फ्योंस के छोटे पात्र कीमती माने जाते। देखिए ये प्रश्न आपको बनेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा डिटेल में, तबे। दोसर कहीं बुक प्रकाशन का उठा, प्रकाशन मतलब कहीं और का नोट्स पढ़ के इसको नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है। सोचिएगा कोई और प्रकाशन का नोट्स पढ़ लें, इसको टिक करे, पूरा सिद्धांति का घुमा घुमा के दिया हुआ है। आप जब तक एनसीईआरटी का एक चैप्टर, इस मोहनजोदड़ो चैप्टर को कम से कम 5 बार नहीं पढ़िएगा, नहीं हिलेगा प्रश्न। तो आपको पढ़ना, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। सीधा हम मजाक या हम बढ़ावा नहीं देंगे कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए। सच्चाई है जो हम पढ़े हैं वो बता रहे हैं। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कोई उपाय नहीं है सफलता का। फ्योंस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। फ्योंस के पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। फ्योंस के पात्र सभी स्थलों से प्राप्त हुए थे। 1 और 2 सही है, ठीक है, सभी स्थल से नहीं प्राप्त होता था। देखिए कहाँ से प्राप्त होता था, आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मकता सही है। यूनिकॉर्न सबसे प्रमुख पक्षी था। राखी गढ़ी में मंदिर के साथ, मंदिर तो कहीं से मिला ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पुजारी की मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथन सी असत्य है क्योंकि किसी भी हड़प्पाई स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला है। भारतीय संस्कृति में मंदिर बनाने का प्रथम प्रमाण गुप्त काल से मिलता है। पूरा स्थलों में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मोहरों आदि पर चित्रित बनाया गया चित्र चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा में धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, योनि, लिंग, वृक्ष आदि की पूजा की जाती है। मतलब धार्मिक रूप से ये बात को देखिए, यूपीएससी बीपीएससी टाइप का है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। धार्मिक विचारधारा यानी कि धर्म कैसे आप लोग किसका पूजा करते हैं, तो मातृदेवी की, पशुपति भगवान का, योनि का जो भी कामाख्या माता है, लिंग का, वृक्ष का आदि का पूजा करते हैं। अभी तो पीपल का वृक्ष का पूजा करते हैं, वही चीज है। इसमें बात को घिंचा दिया है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक था, बस। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित परिधानों के, परिधान माने कपड़ा, बस ये पूछ रहा कपड़ों के संबंध में। थोड़ा सा लेवल कम हो गया ना, तो परिधान पूछ रहा है, यानी कि आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा शब्द का। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद में कसा रहता था। वस्त्र सूती तथा ऊनी दोनों तरह के होते थे। आभूषणों का प्रयोग केवल मनाही करती थी, गलत बात है। आभूषण तो आपको पुरुष भी करता था, कान में बाली पहनेगा, यही चीज हो गया। हाँ, गला में माला पहनेगा, ये सब मोहनजोदड़ो में होता था।
हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित परिधानों में एक और दो सत्य कथन है। हड़प्पा सभ्यता में लोग सूत काट कर वस्त्र का निर्माण करते थे। उसके महिलाएं छोटा घाघरा पहनती थी। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता में आभूषणों का प्रयोग पुरुष तथा महिलाएं दोनों करती थी। आभूषण क्वार्ट्ज तथा सीप के बने होते थे। अमीर वर्ग के लोग सोने और चांदी के बने आभूषण पहनते थे। देखिए, हम क्वेश्चन इसलिए हाई लेवल का लाए हैं क्या कि टियर 3 में हम देख लिए हैं, सब लोग का कमेंट भी यूट्यूब पे हम देखे थे। यहाँ लेवल सब लोग मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ाया है, इसलिए लेवल बढ़ाना पड़ेगा। टियर 4 में तो समझिए कैसा लेवल बढ़ाना होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करना होगा। सिंधु घाटी के पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके सिर पर एक सिंह है, वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। बात खत्म, तीनों सही है इसका, ठीक है। हम लोग 5वां टॉपिक कला एवं शिल्प देखेंगे। इसके बाद सभ्यता का पतन देख के चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन में मानकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कार्निलिया कैसा होता था? तो हो जाएगा सुंदर लाल रंग का, काला रंग का, हरे रंग का या पीले रंग का। तो सुंदर लाल रंग का होता था। देखिए, शिल्प उत्पादन में मनकों के निर्माण का प्रयोग होता था, ठीक है। जो कार्निलिया सुंदर लाल रंग का होता था। एक प्रकार का पत्थर है कार्निलिया, मनके बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। इस काल में मनके बनाने के लिए कार्निलिया कहते हैं जेस्पर स्पष्टिक, इतना है मतलब इस चीज का प्रयोग करता था लोग। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। शिल्प कार्य से संबंधित कथनों में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। सूर्यकोटदा पूरी तरह से शिल्प कार्यों में संलग्न था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, धातु कर्म करना, यानी कि धातु यानी कि मिक्सचर बनाना, स्टील मतलब ऐसे आज कौन स्टेनलेस स्टील बना रहा है, कोई लोहा को मिक्स कर रहा है, कांसा बना रहा है, तांबा, इसी से को मिक्स किया जाता था। सेलखड़ी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कोई कथन असत्य नहीं है, तीनों कथन सही है। यानी कि पूछता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो सी मारा जाता। अब पूछता कौन सा कथन असत्य है तो डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सब कथन सत्य है। यह नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना वर्ष 1853 में मिला था। हड़प्पाई लिपि वर्ष 1923 प्रकाश में आई थी। हड़प्पाई लिपि पूरी तरह सामेरी भाषा से प्रेरित था। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 4, तीसरा गलत है, सुमेरी भाषा से प्रेरित नहीं था। ये देखते हैं इसका। देखिए, हड़प्पाई सभ्यता की लिपि के संबंध में 1 2 4 सही है। हड़प्पाई सभ्यता के निवासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना वर्ष 1853 में मिला था और वर्ष 1923 में पूरी तरह प्रकाश में आया था, किंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक था। कह रहा है अब कथन असत्य है तीसरा, क्योंकि हड़प्पाई लिपि पूरी तरह से सुमेरी भाषा से प्रेरित नहीं है। कुछ लोग सुमेरियाई भाषा के संबंध जोड़ते हैं, परंतु इसका संतोषप्रद परिणाम नहीं मिला है। 48वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, संस्कृति वाला है तो संस्कृति न पूछेगा। कांसे की नर्तकी हड़प्पा मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कांसे की नर्तकी की वस्त्र सज्जा उत्कृष्ट है। असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। कुछ प्रतिमाएं प्रस्तर यानी पत्थर की बनी होती थी, सही है। सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे पर दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है। तो कथन असत्य यानी कि बी कथन असत्य है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कथन बी असत्य है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से जो कांसे की मूर्ति मिली है उस पर वस्त्र सजा नहीं है, बल्कि पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अतिरिक्त नग्न अवस्था में है। कांसे की यह मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे नृत्य की अवस्था में बनाया गया है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हड़प्पाई मृदभांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग कर मृदभांड बनाते थे। हड़प्पाई मृदभांडों पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती है। किसी भी हड़प्पाई मृदभांड पर मनुष्य की आकृति का साक्ष्य नहीं मिलता है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। हड़प्पाई के बारे में 3 कथन, 1 और 2 सत्य। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करके मृदभांड निर्मित करते थे तथा इन लोगों के अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है।
हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ हड़प्पाई मृदभांडों पर मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है। इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांड पर देखने को मिलता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 6 क्लास का है क्वेश्चन, चैप्टर 2 का। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही। 1500 ईस्वी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पारिस्थितिकी परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 2 और 3 सत्य है। ठीक है, पर कथन 1 असत्य है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में कथन 2, 3 सत्य है, परंतु 1 सत्य नहीं है। 2000 वर्ष नहीं अपितु 1000 वर्ष तक जीवित रही। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक रहा निर्धारित है। हड़प्पा सभ्यता बाद में उत्तर हड़प्पा संस्कृति में बदल गई। पुरातत्वविद ऑरेल स्टाइन तथा A.N. घोष ने पर्यावरणीय परिस्थितियों तथा परिस्थितिकी में पर्यावरण बदल गया यार, वो इसका कहने का मतलब है। यानी कि देखिए, शब्द थोड़ा सा हार्ड दिया है, पर मौसम चेंज हो गया। कैसे भी मौसम बदल रहा है, टाइम से बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ बारिश नहीं होना चाहिए वहाँ बारिश हो रहा है, जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ सूखा हो रहा है। यही चीज़ है परिस्थिति की परिवर्तन। जो चीज़ इंसान को नहीं खाना चाहिए वो इंसान खा जा रहा है, जो चीज़ जिस जानवर को खाना चाहिए वो खा ही नहीं रहा है। बस वही कारण है, सब उथल पुथल हो रहा है, बस यही परिवर्तन है। 51 प्रश्न क्या कह रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य व आर्यों के आक्रमण को किसने जिम्मेदार माना है? ये सब बना देंगे। इसका हो जाएगा सर मार्टिन व्हीलर ने माना है। सर मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य व आर्यों के आगमन को जिम्मेदार माना है। मार्टिन व्हीलर ने लिखा है, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ है प्राचीन किला या गढ़। आर्यों के युद्ध पूछा हुआ प्रश्न है, पूर्व का मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा प्राचीन किला या गढ़ या दुर्ग। आर्यों के युद्ध के देवता को इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ ध्वंस कहा गया है। इसका अर्थ है कि आर्यों ने इंद्र के नेतृत्व में आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के किलों को ध्वस्त किया था, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया था। आइए नेक्स्ट 52 प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न आपको UPPCS 2009 में पूछा हुआ है, क्लास 12 का है, चैप्टर 1 का। मोहनजोदाड़ो तथा कथन कारण दिए। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गई है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुई थी। इस कथन और A और R दोनों सही और व्याख्या करता है। A और R सही है लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है, यही इसका व्याख्या हो जाएगा। देखिए, A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं। इन स्थलों की जानकारी बृहद खुदाई के दौरान प्रकाश में आई है। इन दोनों स्थलों की खुदाई 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुई। हड़प्पा स्थल की खुदाई वर्ष 1951 में दयाराम सहनी ने की थी और वर्ष 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल की खुदाई की। ये दोनों स्थल हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल है। और आज इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर यानी बीत रहा है हड़प्पा, इसमें शैलीगत एक रूपता समाप्त होगी। शैलीगत माने पत्थर, हड़प्पाई शैली यानी कि हड़प्पाई पत्थर में भारी विविधता आ गई। इस संस्कृति में पत्थर, शैली माने तरीका भी होता है, पत्थर दोनों होता है। शैल माने पत्थर, शैली माने तरीका। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आइए। हड़प्पा संस्कृति के उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में दिए गए कथन सत्य है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति का चरण 2000 से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इस चरण के आने से हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस चरण की प्रमुख विशेषता थी कि शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई, साथ ही हड़प्पाई शैली में भारी विविधता आ गई। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग बढ़ा तथा कांस्य का उपयोग कम हो गया। किसमें? आपको उत्तर हड़प्पा में। तो चलिए, आज हमारा यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है। कल हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो आप लोगों को करना ये है कि आप क्या कीजिए कि NCERT उठाइए 11th क्लास का। देखिए, अगर 6 से 12 तक आपके पास NCERT है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 6 में भी 6 क्लास में दिया हुआ है आपको, और 11th और 12th क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। तो इस तीनों चैप्टर को आप कम से कम 2-2 बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ के
और उसके बाद इस सीरीज यानी इस वीडियो को देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसका दूसरा कोई तरीका अब नहीं है कि हम कैसे तैयारी करें। सीधा है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए और उसका एमसीक्यूज लगाइए। तो बुक आप पढ़ लीजिए, बुक हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या कि आप लोग पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज जल्दी नहीं मिलता है, कहाँ से लाया जाए। तो वहाँ जाए कोचिंग संस्थान में जाइएगा तो पैसा लेगा, लोग पैड कोर्स होगा, बुक खरीदने जाइएगा, इससे अच्छा बुक का भी पैसा लगेगा। आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको एकदम आप देख जाइए 2 बार, टाइम लगेगा और इसको 2 बार कम से कम इस वीडियो को देख जाइए, फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लगे कि आप इससे संतुष्ट हैं तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और लगे कि भविष्य में आपको इस चैनल से फ़ायदा है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।